हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी बोर्ड्स की तैयारी में लगातार लगे हुए होंगे। बहुत जल्द यानी कि मई के सेकंड वीक में आपका शायद 14 को आपका केमिस्ट्री का एग्जाम होगा। तो इसीलिए हम आपके एग्जाम में हेल्प करने के लिए, आपको चैप्टर को अंडरस्टैंडेबल बनाने के लिए हम लेके आ रहे हैं आपकी दूसरे चैप्टर की वीडियो, जो कि आपका चैप्टर है सॉल्यूशन। आज हम आपको बताएंगे सॉल्यूशन में आने वाले न्यूमेरिकल्स, डेरिवेशनल सारे पार्ट्स को एक एक करके हम आपके लिए डिफाइन करेंगे। सभी चीजें उम्मीद करता हूं आपको बहुत पसंद आएंगी। आप इनको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बच्चों अपने दोस्तों के साथ भी इसमें पार्टिसिपेट करिए, क्वेश्चन आंसर करिए, जिससे कि आपकी बोर्ड की तैयारी और अच्छी होने लगे। तो बात करते हैं आपके सेकंड चैप्टर की यानी कि सॉल्यूशन की। आज हम सॉल्यूशन की बात करेंगे, जो कि आपका एनसीईआरटी बुक पार्ट 1 का सेकंड चैप्टर है और एग्जाम में इससे मेनली एक न्यूमेरिकल हर बार पूछा जाता है और बाकी की डेफिनेशंस भी पूछी जाती हैं। हम धीमे धीमे करके आपको सारी चीजें वन बाय वन हम बताते हुए चलेंगे। चलिए यदि बात करते हैं सॉल्यूशन की, तो हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं सॉल्यूशन क्या होता है। एक बाइनरी मिक्सचर होता है। क्या होता है बच्चों? एक बाइनरी मिक्सचर होता है। थोड़ा मैं आपको पीछे की तरफ ले चलता हूं। आप 9th क्लास में आपने एक टॉपिक पढ़ा था मैटर करके। तो अब बच्चों हम क्या करते थे, मैटर को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते थे। एक पार्ट होता आपका केमिकली, एक पार्ट होता था बच्चों आपका फिजिकली। केमिकली को जब हम ड्राइव करते थे तो केमिकली में एक पार्ट आता था प्योर और एक पार्ट आता था इम्प्योर। तो इम्प्योर में भी बच्चों आपके दो तरीके होते थे। एक तरीका होता था आपका होमोजीनस मिक्सचर और दूसरा होता था आपका हेट्रोजीनस मिक्सचर। तो जितने भी बच्चों होमोजीनस मिक्सचर होते हैं आपके, यानी कि ये वाला पार्ट, जितने भी होमोजीनस मिक्सचर होते हैं आपके, वो सारे के सारे बच्चों क्या होते हैं आपके सॉल्यूशन होते हैं। ये वही वाला सॉल्यूशन है। आपका टाइम खराब ना करते हुए जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं और मैं आपको बताना चाहूंगा कि बच्चों सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन एक ऐसा मिक्सचर है जिसमें दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट पार्टिसिपेट करते हैं और सॉल्यूशन को जनरेट करते हैं। जनरली सॉल्यूशन बाइनरी मिक्सचर होता है। बाइनरी का मतलब होता है जहां पे दो कंपोनेंट आपस में मिक्स हो रहे हो। अगर कहीं पे दो से ज्यादा कंपोनेंट मिक्स हो रहे हो, फॉर एग्जांपल बाइनरी मींस हमने वाटर प्लस शुगर लिया, तो ये बच्चों कितने कंपोनेंट हैं? 1 और 2। तो इसीलिए हमने इसको बाइनरी बोला। अगर यही होते 3, सपोज दैट वाटर होता, शुगर होता एंड साल्ट होता या कुछ और होता, तो यहां कितने हो गए बच्चों? यहां 3 हो गए। इसको बोलते हैं टर्शियरी सॉल्यूशन। 3 से ज्यादा होते तो टेट्रा मिक्सचर बोलते। अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ कंपोनेंट इसी को हम बच्चों वही नाम देते। बात करें सॉल्यूशन की, तो सॉल्यूशन आपका एक ऐसा कंपोनेंट है या सॉल्यूशन आपके वो कंपोनेंट है जहां पे दो कंपोनेंट आपस में मिक्स होते हो। इसमें एक कंपोनेंट आपका सॉल्यूट कहलाता है, दूसरा कंपोनेंट आपका सॉल्वेंट कहलाता है। सॉल्यूट आप लोग जानते हैं कि सॉल्यूट आपका वो कंपोनेंट होता है जिसमें मिनिमम अमाउंट में पाया जाता है। आपको बताएं सॉल्यूशन क्या है बच्चों? बाइनरी मिक्सचर है। ये एक ऐसा बाइनरी मिक्सचर है जिसमें आपके दो कंपोनेंट होते हैं। जो पहला कंपोनेंट होता है उसको हम सॉल्यूट बोलते हैं, जो दूसरा कंपोनेंट होता है उसको हम सॉल्वेंट बोलते हैं। जहां पे सॉल्यूट और सॉल्वेंट आपस में मिक्स हो जाते हैं तो ये बच्चों क्या बनाते हैं? आपका सॉल्यूशन बनाते हैं। बात करें सॉल्यूट की, तो सॉल्यूट कुछ खास नहीं है। सॉल्यूट क्या है? किसी भी कंपोनेंट में या किसी भी मिक्सचर में, यानी दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट के मिक्सचर में जो चीज या जो कंपोनेंट कम अमाउंट में पाया जाएगा, यानी लेसर अमाउंट में पाया जाएगा, या जिसका अमाउंट लो होगा, वो क्या कहलाएगा आपका बच्चों? सॉल्यूट कहलाएगा। और जिसका अमाउंट इसी मिक्सचर में हायर होगा या हाई होगा, वो क्या कहलाएगा बच्चों? आपका सॉल्वेंट कहलाएगा। सॉल्वेंट फॉर एग्जांपल, सपोज दैट हमने एक पॉट लिया। इस पॉट में हमने क्या किया? सबसे पहले बच्चों पानी भरा, यानी कि ये कुछ आपका पानी हो गया, इसको आपने नाम दिया H2O। तो इस कंपोनेंट के साथ साथ आपने क्या किया? दूसरी चीज, इसमें आपने 1 चम्मच क्या डाली बच्चों? शुगर डाली। ठीक है, ये हो गई आपकी शुगर। जब आप 1 चम्मच चीनी को इसमें डालोगे तो ये जनरली इसमें क्या हो जाएगी? मिक्स हो जाएगी, यूनिफॉर्मली मिक्स होगी। ठीक है, ये भी मैं बताऊंगा। मिक्स हो जाएगी यानी चीनी इसमें पड़ गई, आपने इसको थोड़ा सेक किया, ये मिक्स हो गई। तो इसमें आपने क्या देखा? चीनी जो आपने शुगर लिया था उसका तो 1 स्पून लिया है आपने, लेकिन जो पानी लिया है हो सकता है वो आपका 100 ग्राम हो,
और चीनी की क्वांटिटी आपकी 10 ग्राम हो। तो यहां से आप देख सकते हैं इस मिक्सचर में जो सबसे कम है, सबसे कम क्या है आपका 10 ग्राम शुगर। तो ये बच्चों क्या हो गया आपका, ये हो गया सॉल्यूट। और मैक्सिमम क्या है आपका, यानी इससे हायर क्या है आपका वाटर, जो कि 100 ग्राम है। तो ये बच्चों हो गया आपका सॉल्वेंट। तो सॉल्यूशन आपका वो फिनोमिना है जिसमें दो कंपोनेंट आपस में मिक्स होके, और इनका जो मिक्सचर होगा वो थ्रू आउटली सॉल्यूशन रहेगा। थ्रू आउटली का मतलब जब आप इस शुगर को इस वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये कंप्लीटली इसके अंदर मिक्स हो जाएगी पूरे टाइम के लिए। तो अगर इसको आप थोड़ी देर के लिए रख देंगे तब भी ये सेटल डाउन नहीं होगी। जबकि अगर हम शुगर की जगह इसी में कोई दूसरा कंपोनेंट डालते हैं, सपोज दैट हम इसमें डालते हैं आपका मड, यानी कि मिट्टी को जब आप इसमें डालेंगे, डालने के बाद इसको मिक्स करेंगे, मिक्स करने के बाद अगर आपको एक पल को तो ऐसा लगेगा कि मिट्टी टोटली पानी में डिसॉल्व हो गई, लेकिन थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि मिट्टी के जो पार्टिकल्स हैं वो यहाँ पे सेटल डाउन होने लगे हैं। यहाँ पे वाटर ट्रांसपेरेंट है, यहाँ पे गंदा सा है, और यहाँ पे आपके डार्क पार्टिकल्स हैं। तो इसको कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर या नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर थ्रू आउट द मिक्सचर। यही इस तरह के मिक्सचर यहाँ पे क्या करेंगे, हेटेरोजेनस मिक्सचर की कैटेगरी में आएंगे। ओके बच्चों, समझ रहे हैं आप। सॉल्यूशन वो फिनोमेना होता है जिसमें दो कंपोनेंट आपस में मिक्स होने के, दो कंपोनेंट आपस में मिक्स होकर एक मिक्सचर देते हैं, और इसी मिक्सचर का नाम हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन बोलते हैं। इस सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट पाए जाते हैं, जो कम अमाउंट में होता है वो आपका सॉल्यूट कहलाएगा, जो कि इस मिक्सचर में शुगर है, जो ज्यादा अमाउंट में होगा वो आपका H2O कहलाएगा, यानी कि हायर अमाउंट, लेसर अमाउंट सॉल्यूट, हायर अमाउंट सॉल्वेंट। इसके बाद अगला टॉपिक है बच्चों आपका क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन। आखिरकार हम सॉल्यूशन को कितने तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। ओके बच्चों, जैसा कि हम सभी पहले से जानते हैं, जो आपका सॉल्यूशन है वो स्टेट्स पे वेरी करेगा, यानी कि जितने स्टेट होंगे आपके मैटर के उसी तरह से हम सॉल्यूशन को कैटेगराइज कर सकते हैं। बात करें सॉल्यूशन के क्लासिफिकेशन की। अगला टॉपिक क्लासिफिकेशन या टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की बात करेंगे तो हम और आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि मैटर की बच्चों कितनी स्टेट होती है, जस्ट 3 स्टेट्स मैटर की होती हैं। वो कौन कौन सी होती है बच्चों, एक हो गई आपकी सॉलिड, एक हो गई आपकी लिक्विड, एक हो गई आपकी गैस। जब ये तीनों स्टेट्स मैटर की आपस में इंटरमिक्स होंगी, यानी कि एक स्टेट को दूसरी स्टेट में मिलाया जाए, दूसरी स्टेट को तीसरी स्टेट में मिलाया जाए, तो हर बार एक नया कंपोनेंट बनेगा, एक नया मिक्सचर बनेगा, इसी को नाम देंगे हम सॉल्यूशन। जनरली टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन होंगे आपके ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट्स 9 टाइप्स के। 9 टाइप्स के कैसे बच्चों, ये सॉलिड लिक्विड गैस हो गया, इधर भी आपका सॉलिड लिक्विड और बच्चों आपका गैस हो गया। पहला, जब हम सॉलिड को सॉलिड में मिलाएंगे तो पहला टाइप बनेगा, जब हम सॉलिड को लिक्विड में मिलाएंगे तो दूसरा टाइप बनेगा, जब हम सॉलिड को गैस में मिलाएंगे तो तीसरा टाइप बनेगा। दूसरा, जब लिक्विड को सॉलिड में बनाएंगे तो चौथा टाइप, जब लिक्विड को लिक्विड में मिलाएंगे तो पांचवा टाइप, जब लिक्विड को गैस में मिलाएंगे तो छठा टाइप। नेक्स्ट, जब गैस को सॉलिड में मिलाएंगे तो सातवां टाइप, जब गैस को लिक्विड में मिलाएंगे तो आठवां टाइप, जब गैस को गैस में मिलाएंगे तो नौवां टाइप। इस तरह करके आपके जो सॉल्यूशंस हैं वो 9 तरह के बच्चों होते हैं। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन 9 टाइप्स के होते हैं। दूसरी बात ये है आपकी कि जनरली जो हमारी डेली लाइफ है उसमें ज्यादातर जो सॉल्यूशन पाए जाएंगे वो लिक्विड स्टेट्स के पाए जाएंगे, ठीक है। इसीलिए हमारे 12th के सिलेबस में भी जो सॉल्यूशन का टाइप दिया गया है बच्चों वो लिक्विड स्टेट का टाइप दिया गया है। गैसेस और सॉलिड स्टेट आपके सिलेबस में नहीं है, हालांकि हम आपको ये भी पढ़ाएंगे काइंड और इंफॉर्मेशन। ओके बच्चों, तो समझ में आ गया होगा सॉलिड सॉलिड। अच्छा, सॉलिड सॉलिड कैसे होगा, इसका एग्जांपल बताएं। जब हम एक मेटल को दूसरे मेटल में मिक्स करते हैं, फॉर एग्जांपल आप मेटल्स की हार्डनेस बढ़ाने के लिए आप क्या करते हैं, दूसरे मेटल के साथ मिक्स कर देते हैं, ठीक है। 9th में आपने पढ़ रखा है बच्चों ये। अब सॉलिड लिक्विड की बात करें, जब एक सॉलिड को दूसरे लिक्विड में मिक्स करें, यानी कि सॉलिड क्या हो सकता है आपका, सॉलिड आपका शुगर हो गई, ठीक है। लिक्विड क्या हो गया आपका, लिक्विड आपका वाटर हो गया, ठीक है। सॉलिड गैस, सॉलिड क्या हो गया आपका, सॉलिड कोई भी कंपोनेंट ले सकते हैं जिसमें आपको गैस मिक्स करनी हो, ऐसे ढेर सारे कंपोनेंट हैं। फॉर एग्जांपल आपका कैम्फर गैस में कन्वर्ट हो जाता है सॉलिड के बाद, तो सॉलिड लिक्विड मिक्सर हो गया। नेक्स्ट है बच्चों आपका लिक्विड सॉलिड, यानी जो सॉलिड होगा, पहली बात बच्चों ये जो हिस्सा है आपका लेफ्ट हैंड साइड, ये है आपके सॉल्यूट का, और जो लेफ्ट राइट हैंड साइड है
वो है आपके सॉल्वेंट का। तो अब यहाँ पे सॉल्यूट ये होगा, सॉल्वेंट ये होगा, सॉल्यूट सॉल्वेंट सॉल्यूट सॉल्वेंट। ओके बच्चों, इसी तरह से मैं आपको इसके एग्जांपल्स भी बताने की कोशिश करूंगा और आपको ये मिक्सअप टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन तो समझ में आ ही गया होगा। बात करते हैं अगले टॉपिक की। जो अगला टॉपिक है बच्चों आपका, वो टॉपिक है आपका कंसंट्रेशन, यानी कि यूनिट ऑफ सॉल्यूशन। आप सॉल्यूशन को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि सॉल्यूशन क्या होता है, फिर मैंने बताया आपको कि कितने टाइप्स के होते हैं, देन बताया मैंने आपको कि कौन सा टाइप आपके सिलेबस में है। अब अगला टॉपिक है बच्चों, आपको जो अगला टॉपिक आएगा वो आएगा यूनिट ऑफ सॉल्यूशन, या हम बोल सकते हैं इसको रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंसंट्रेशन या एक्सप्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, एक्सप्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आप कभी मार्केट जाएंगे, वहां से कुछ खरीद के लाएंगे, तो क्या होगा, उसको किसी ना किसी यूनिट में तो ड्राइव करना पड़ेगा, किसी ना किसी यूनिट में तो रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। इसी तरह बच्चों सॉल्यूशन को भी रिप्रेजेंट करने की एक पर्टिकुलर यूनिट होती है, एक तरीका होता है, इसी को बोलते हैं एक्सप्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। एक चीज और बताऊं, आखिर अभी आपके दिमाग में ये होगा कि हमारे यहाँ सॉल्यूशन काम कहाँ आता है, कैसे हम यूज करते हैं। तो बच्चों आपने देखा होगा जो प्योर मेटल होता है, यानी कि प्योर आयरन, जब आयरन प्योर स्टेट में पाया जाता है तो वो काफी सॉफ्ट होता है। जबकि यहीं पे आपने देखा होगा कि जो रेलवे हुआ है हमारी, उसके जो ट्रैक्स होते हैं वो भी सॉलिड के होते हैं, एंड रेलवे के जो व्हील्स होते हैं वो भी आपके सॉलिड यानी कि आयरन के बने हुए होते हैं। जबकि प्योर आयरन कैसा होता है, काफी सॉफ्ट होता है। लेकिन ये जो आयरन का ट्रैक है आपका, वो काफी हार्ड है, और इतना हार्ड है कि बहुत सारे वजन को अपने ऊपर लेके चलता है। ये कैसे होता है, यहीं पे बच्चों हम क्या करते हैं, यूज करते हैं अपने सॉल्यूशन टॉपिक का या सॉल्यूशन की थ्योरीज का। क्या होता है बच्चों, जनरली हम यहाँ पे करते हैं, आपका जो प्योर आयरन होता है उसमें मिक्स कर देते हैं कार्बन को। जब कार्बन आयरन के साथ मिक्स होगा तो वो क्या करेगा, आयरन की स्ट्रेंथ को, आयरन की पावर को इंक्रीज कर देगा, उसको बहुत हार्ड बना देगा। देन उसी आयरन को हम क्या करेंगे, यूज करेंगे इन द फॉर्म ऑफ रेलवे ट्रैक। दूसरा एग्जांपल आपका, आप लोगों ने ज्वेलरी बहुत खरीदी होगी, आपने नहीं खरीदी होगी तो घर में शादियां वादियां आती हैं, हर किसी के पास ज्वेलरी गोल्ड की कुछ ना कुछ होगी। आपने बहुत बार सुना होगा कि दुकान वाले लोग क्या कर देते हैं, बेईमानी कर देते हैं, गोल्ड के नाम पे पीतल बेच देते हैं या कॉपर बेच देते हैं। तो यहाँ पे भी क्या होता है बच्चों, जनरली ये भी एक सॉल्यूशन का टाइप है। होता क्या है, वो लोग यानी ज्वेलर लोग या शॉप वाले क्या करते हैं, गोल्ड में कॉपर को मिक्स करके सोल्ड करते हैं। अगर प्योर गोल्ड को हम मार्केट में बेचेंगे तो वो इतना हार्ड नहीं होगा, इसीलिए उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, उसकी प्रॉपर्टीज को बढ़ाने के लिए और उसमें काफी अच्छी कारीगरी करने के लिए, बारीक कारीगरी करने के लिए वो लोग क्या करते हैं, उसमें कॉपर मिक्स कर देते हैं। हालांकि इसका एक रेशो होता है, एक परसेंटाइल होता है, जो कि जिसमें गोल्ड का अमाउंट ज्यादा होना चाहिए, कॉपर का अमाउंट कम होना चाहिए। लेकिन ये लोग कस्टमर्स को बेवकूफ बनाने के लिए कभी कभी क्या करते हैं, कॉपर का अमाउंट ज्यादा कर देते हैं, गोल्ड का अमाउंट कम कर देते हैं। इन दिस केस कस्टमर को क्या लग जाता है, चूना लग जाता है। तो जब भी आप अगली बार शॉपिंग करने जाएं तो इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा कि जिस गोल्ड को आप परचेज कर रहे हैं उसका जो कॉम्पोजिशन है या उसमें जो कंपोनेंट है वो कितने परसेंटाइल में मिलाए गए हैं। चलिए हम आते हैं एक्सप्रेशन पे, एक्सप्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन को आगे कैसे एक्सप्रेस करेंगे, सॉल्यूशन को एक्सप्रेस करने के कई तरीके हैं। नंबर एक, जो पहला तरीका है आपका, वो बोलेंगे हम मास परसेंटेज। क्या बोलेंगे बच्चों, मास परसेंटेज। मास परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, मास परसेंटेज इज इक्वल टू मास ऑफ कंपोनेंट ए अपॉन टोटल मास ऑफ कंपोनेंट्स टोटल मास ऑफ कंपोनेंट, यानी जितने भी हैं आपने ए बी या सी एंड सो जितने भी ले रखे हैं, इनटू 100। ये क्या हो गया आपका, एक्सप्रेस करने को सॉल्यूशन का पहला फॉर्मूला हो गया मास परसेंटेज। इस पे बच्चों आपके बोर्ड्स में न्यूमेरिकल भी आते हैं, इनको भी हम धीमे धीमे कराएंगे, पहले आपको सारे फॉर्मूले बताएंगे। मास परसेंटेज को बेटा हम डिनोट करते हैं W बाई W से, यानी वेट बाई वेट से भी इसको डिनोट किया जाता है। दूसरा फॉर्मूला है बच्चों आपका मास परसेंटेज की जगह दूसरा फॉर्मूला हो गया आपका वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम परसेंटेज में क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट ए, यानी कि वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट ए अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट ए बी।
टोटल वॉल्यूम ऑफ ऑल कंपोनेंट्स या टोटल वॉल्यूम ऑफ ए बी सी या जितने भी कंपोनेंट आपने लिए हैं इनटू 100, ये क्या कहलाएगा आपका, ये हो गया बच्चों वॉल्यूम परसेंटेज का फॉर्मूला। इसको रिप्रेजेंट करेंगे वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, यानी वी बाई वी से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके बच्चों, अगला बच्चों थर्ड फॉर्मूला है आपका ppm, यानी पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन का फॉर्मूला होता है बच्चों, यानी कि हम सॉल्यूशन को ppm की यूनिट में भी डिनोट करते हैं या एक्सप्रेस करते हैं। तो पार्ट्स पर मिलियन का फॉर्मूला क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ कंपोनेंट बोल देते हैं हम, मास ऑफ कंपोनेंट ए, स्पेलिंग में शॉर्ट में लिख रहा हूं, मास ऑफ कंपोनेंट ए इन द सॉल्यूशन अपॉन टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 10 की पावर 6। यहां पे बच्चों हम क्या करेंगे, 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। लास्ट टाइम हम क्या कर रहे थे, 100 से मल्टीप्लाई कर रहे थे। ओके बच्चों, इसके बाद इसको हम ppm बोलते हैं और बोलते हैं पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है बच्चों, केमिस्ट्री में इसका बहुत यूज है, बिकॉज हम जानते हैं केमिकल्स बहुत छोटे होते हैं, उनका वेट बहुत कम होता है, इसीलिए हम इसको ppm में भी डिनोट करते हैं। नेक्स्ट है बच्चों आपका अगला फॉर्मूला ppm के बाद मोलैरिटी। चौथा फॉर्मूला बनेगा बच्चों आपका मोलैरिटी। मोलैरिटी को जनरली हम क्या करते हैं, कैपिटल M से डिनोट करते हैं। एंड इसके साथ साथ मोलैरिटी की खासियत ये होती है या इसका डिसएडवांटेज बच्चों ये होता है, फोर्थ फॉर्मूला मोलैरिटी, एंड मोलैरिटी को हम डिनोट करते हैं कैपिटल M से। ओके बच्चों, हाँ इसका डिसएडवांटेज ये है कि ये टेम्परेचर के साथ इंक्रीज और डिक्रीज होती रहती है, यानी टेम्परेचर के साथ ये वेरीज करती है। किस वजह से, बिकॉज सॉल्यूशन का क्या होता है, सॉल्यूशन एक्सपेंड हो जाता है। ओके बच्चों, तो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होगा आपका, मोलैरिटी का फॉर्मूला होगा बच्चों मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। ओके बच्चों, मोलैरिटी को डिनोट करेंगे कैपिटल M से, इसका फॉर्मूला होगा मोलैरिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, और करके इसको लिख सकते हैं हम, और मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम इनटू 1000। ओके बच्चों, बिकॉज हम जानते हैं कि 1 लीटर में क्या होता है, 1000 ग्राम होते हैं या 1000 ml होते हैं। इसको ग्राम की जगह हम क्या कर सकते हैं, ml कर सकते हैं। ओके बच्चों, और इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं m इज इक्वल टू, इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं m इज इक्वल टू W अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट इनटू V, यानी कि वॉल्यूम इनटू 1000। ये क्या हो गया बच्चों आपका मोलैरिटी का फॉर्मूला हो गया। इस पे बोर्ड्स में न्यूमेरिकल अक्सर कर पूछा जाएगा, बहुत सिंपल है, बहुत आसानी से निकल आएगा। अभी हम आगे कराएंगे, पहले आपको क्या करें, पहले सारे फॉर्मूलेज आपको बता दें, जिससे कि न्यूमेरिकल जब आप करेंगे तो फॉर्मूला याद होगा, आसानी होगी। दूसरी बात, जब मोलैरिटी आपसे पूछी जाएगी तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट कहीं पे गिवन हो सकते हैं, कहीं पे गिवन नहीं हो सकते हैं। तो आपको यहाँ पे हम ये भी क्लियर करें कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे निकाले जाते हैं। मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालने का फॉर्मूला भी बहुत सिंपल है बच्चों, यानी मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। ओके बच्चों, इससे आप निकालेंगे मोल्स ऑफ सॉल्यूट। मोल्स ऑफ सॉल्यूट को निकालने का फॉर्मूला गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, इससे आपके मोल्स निकल आएंगे। देन ये मोल्स आप मोलैरिटी के फॉर्मूले में लिख देंगे। अगला फॉर्मूला है बच्चों आपका मोलैरिटी। अभी हमने क्या निकाला था, अभी निकाला था मतलब अभी बताया था आपको मोलैरिटी, और अगला फॉर्मूला है बच्चों आपका मोलैरिटी। ठीक है, अब ये फॉर्मूला है आपका मोलैरिटी,
LITY, मोलैलिटी, इसको डिनोट करते हैं बच्चों हम स्मॉल m से। ठीक है, मोलैलिटी इज इक्वल टू क्या होता है आपका, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट in kg into, sorry, molality is equal to moles of solute upon mass of solvent in kgs, और करके हम इसको लिख सकते हैं moles of solute upon mass of solvent in gram into 1000, because 1 kg is equal to 1000 ग्राम, that's why हमने यहाँ ग्राम 1000 से मल्टीपल किया। और क्या लिख सकते हैं बच्चों हम इसको, और हम लिख सकते हैं इसको जो अभी हमने बताया था मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट के लिए, अगर मैथमेटिकल टर्म में लिखेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं स्मॉल m इज इक्वल टू W अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्यूट इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट, इसको हम W स्मॉल w से रिप्रेजेंट कर देते हैं, इसको बड़े W से रिप्रेजेंट कर देते हैं, इनटू 1000। ओके बच्चों, ये हो गया आपका मोलैलिटी का फॉर्मूला। ठीक है बच्चों, ये W स्मॉल w है सॉल्यूट का, ये W बड़ा W है सॉल्वेंट का, n 1000। एक्चुअली ये 1000 आपका कहां पे होगा बच्चों, यहां पे होगा, शायद पीछे भी मैंने गलती कर दी है तो उसको एक बार देख लेना, 1000 आपका यहां पे होगा। ये आपका सॉल्यूट का वेट है और ये आपका सॉल्वेंट का वेट है। ओके बच्चों, ये हो गया आपका मोलैरिटी एंड मोलैलिटी का फॉर्मूला। इसके बाद जो अगला फॉर्मूला है एंड मोल्स ऑफ सॉल्यूट आपको अभी निकालना मैंने बताया, अगला फॉर्मूला है वो है बच्चों आपका मोल फ्रैक्शन। इसमें से बच्चों एक न्यूमेरिकल जरूर आएगा, ध्यान रखिएगा, फॉर्मूले आप अच्छी तरह से याद करिएगा। नेक्स्ट है आपका 6th फॉर्मूला मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन निकालने का फॉर्मूला भी बहुत सिंपल है। ये फॉर्मूला बच्चों क्या होता है, मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू मोल्स ऑफ कंपोनेंट ए या कंपाउंड ए अपॉन मोल्स ऑफ कंपाउंड ए प्लस मोल्स ऑफ कंपाउंड बी। ओके बच्चों, अगर मोल फ्रैक्शन निकालेंगे किसी भी कंपाउंड का, यानी किसी भी सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट होने जरूरी हैं, तो अगर पहले का निकालेंगे, सपोज दैट हमारे पास एक मिक्सचर है जैसे कि H2O प्लस शुगर। अब क्वेश्चन आएगा इसका मोल निकालिए, तो पहले हम किसी एक का निकालेंगे, मान लो हमने इसको 1 माना, इसको 2 माना, तो हम लिखेंगे मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन को डिनोट करेंगे हम स्मॉल x से, और यहाँ पे लिख देंगे x शुगर। ओके, इज इक्वल टू मोल्स ऑफ कंपाउंड ए को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं Na से, एक की जगह हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, Na की जगह लिख सकते हैं n शुगर अपॉन n शुगर प्लस n वाटर। तो ये क्या हो गया आपका मोल फ्रैक्शन हो गया। मोल फ्रैक्शन की दूसरी खासियत ये है, जब आपको किसी सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन निकालना है और किसी एक कंपोनेंट का आप मोल फ्रैक्शन निकाल लें, तो दूसरे कंपोनेंट को मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए 1 से माइनस कर दीजिए, बिकॉज मोल्स फ्रैक्शन क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू 1 होता है, यानी कि XS फॉर शुगर प्लस XH फॉर वाटर इज इक्वल टू किसके होगा, 1 के होगा बच्चों। तो अगर इसके मोल फ्रैक्शन आपने निकाल लिए तो 1 से माइनस कर दें, दूसरे के मोल फ्रैक्शन ऑटोमेटिकली सिंपल ट्रिक से आपके निकल आएंगे। तो ये तो फॉर्मूलेज थे बच्चों जो कि आपके इस चैप्टर में न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के काम आएंगे। इन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए हम आपको डिटेल में बताएंगे, एक एक स्टेप बताएंगे, उसके लिए अलग से हम दूसरा वीडियो लेके आएंगे बहुत जल्द। आज हम क्या करेंगे, इससे पहले थ्योरी का पोर्शन जितना भी है उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। फॉर्मूले हमने आपको सारे बता दिए हैं, सारे के सारे फॉर्मूले आपके बहुत काम आने हैं, बहुत जल्द इनको याद कर लीजिएगा, कॉपी पे नोट कर लीजिएगा, बोर्ड की परीक्षाओं के लिए तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद जो अगला टॉपिक है आपका बच्चों, वो है आपका सॉल्युबिलिटी। बहुत अच्छा टॉपिक है आपका अगला टॉपिक क्या है बच्चों, सॉल्युबिलिटी। थोड़ा स्पेलिंग देख लीजिएगा, हो सकता है आगे पीछे हो गई हो, बिकॉज जल्दी जल्दी में मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूं, आजकल टाइम की बहुत
कमी है, लेकिन फिर भी मैं आपकी हेल्प के लिए तैयार हूं और आपके सामने वीडियो लेके प्रस्तुत हूं। चलिए सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं। सॉल्युबिलिटी को हम और क्या बोल सकते हैं, सॉल्युबिलिटी परसेंटेज बोल सकते हैं। इसको हम कंसंट्रेशन के नाम से भी जान सकते हैं, कंसंट्रेशन के फॉर्म में भी जान सकते हैं। बात करें, सपोज दैट आपके पास एक पॉट है, इसमें आपने क्या किया, एक सॉल्वेंट रखा और क्या किया, एक सॉल्यूट रखा। तो अब हम यहां पता करने की कोशिश करेंगे कि इस सॉल्यूट की इस सॉल्वेंट में डिसॉल्व होने की जो सॉल्युबिलिटी है, जो कैपेबिलिटी है, वो कितनी है। यानी कि अगर हम डेफिनेशनल वे में बोलना चाहें तो हम बोल सकते हैं एक फिक्स अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एक फिक्स अमाउंट ऑफ टेम्परेचर पे कितना डिसॉल्व हो रहा है गिवन सॉल्वेंट में। यानी कोई भी सॉल्यूट फिक्स अमाउंट ऑफ टेम्परेचर पे कितने सॉल्वेंट में, किसी सॉल्वेंट में कितना डिसॉल्व हो सकता है, यही कहलाएगी उसकी सॉल्युबिलिटी। और अगर इसी को अभी हम परसेंटेज में कैलकुलेट करने लगे, परसेंटेज में शो करने लगे, तो ये कहलाएगा हमारा कंसंट्रेशन। फॉर एग्जांपल कि हमने 100 ग्राम वाटर में आपका 10 ग्राम शुगर डिसॉल्व किया है, तो बताइए कितना परसेंटेज कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है वो। तो पीछे हमने भी फॉर्मूला लिखाया था, मास परसेंटेज वॉल्यूम परसेंटेज, उससे निकाल लेंगे तो इसका फॉर्मूला निकल आएगा आपका, एक पर्टिकुलर परसेंटाइल निकल आएगा, वही परसेंटाइल आपका क्या कहलाएगा, कंसंट्रेशन कहलाएगा। तो सॉल्युबिलिटी आपको समझ में आ गई होगी। फिक्स टेंपरेचर पे हमें क्या करना है, एक फिक्स अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में सॉल्यूट को डिसॉल्व करना है। जितना ज्यादा सॉल्वेंट सॉल्यूट में डिसॉल्व हो जाएगा उतनी ही ज्यादा उसकी सॉल्युबिलिटी होगी। अगर कम डिसॉल्व हो रहा है तो सॉल्युबिलिटी कम होगी। सॉल्युबिलिटी की अगली खासियत ये है, या अगला डिसएडवांटेज ये है कि अगर आप टेम्परेचर को बढ़ा दोगे तो सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज हो जाएगी, प्रेशर को बढ़ा दोगे तो भी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। इसको हम बोल सकते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द सॉल्युबिलिटी। यानी क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं आपके सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करने वाले, टेम्परेचर, प्रेशर, ओके, या नेचर ऑफ सॉल्यूट या सॉल्वेंट। ये तीन चीजें आपको मेनली सॉल्युबिलिटी में इफेक्ट करेंगी। अगर आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो गई, प्रेशर इंक्रीज किया तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो गई, और आपने एक पर्टिकुलर किसी अलग टाइप का या किसी अलग नेचर के सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया है और वो ज्यादा सॉल्युबल होने वाला है तो भी आपकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। सॉल्युबिलिटी को डिफाइन करने के लिए और एक्सप्लेन करने के लिए एक साइंटिस्ट थे हमारे हेनरी ने भी सॉल्युबिलिटी को डिफाइन करने के लिए अपना एक लॉ दिया और इसी लॉ को जाना गया हेनरी लॉ के नाम से। क्या कहा था उन्होंने अपने लॉ में, पहले मैं आपके आगे हेडिंग डालूं, हेनरी लॉ। हेनरी लॉ, हेनरी ने क्या कहा था, हेनरी ने जनरली कहा था बच्चों कि किसी भी गैस का मास डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा उसके प्रेशर के। आपको सिंपल समझाने में अगर मैं कहूं तो सिंपल मैं ये कह सकता हूं, हेनरी का कहना था, अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो मैं आपको ये कह सकता हूं कि हेनरी ने कहा था जब भी आप किसी गैस के मास को किसी सॉल्वेंट में, यानी कि किसी गैस को सॉल्वेंट में डिसॉल्व करेंगे तो आप पाएंगे कि उस गैस का मास डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा उसके प्रेशर के। देन उसके बाद उन्होंने मैथमेटिकली इसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश की और बताया m डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू p, और इसको हम बोल सकते हैं m इक्वल टू kHp। यहाँ kH आपका क्या होता है, हेनरी कांस्टेंट होता है। ओके बच्चों, इसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि जितने भी मोल फ्रैक्शन है, यानी किसी गैस के मोल फ्रैक्शन उसके पार्शियल प्रेशर के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होते हैं। यानी उन्होंने कहा कि m डायरेक्ट प्रोपोर्शनल मोल फ्रैक्शन, सॉरी इसको उन्होंने बोला कि p डायरेक्ट प्रोपोर्शनल x और p इक्वल टू kHx। ओके बच्चों, तो उन्होंने क्या बताया, x सॉरी p डायरेक्ट प्रोपोर्शनल x, और हम इसको ये भी लिख सकते हैं x डायरेक्ट प्रोपोर्शनल p। तो उन्होंने कहा p यानी p आपका हो गया पार्शियल प्रेशर, x हो गया आपका मोल फ्रैक्शन। तो किसी भी गैस का मोल फ्रैक्शन डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा उसके पार्शियल प्रेशर के। तो P डायरेक्ट प्रोपोर्शनल X और X डायरेक्ट प्रोपोर्शनल P, और हम इसको लिख सकते हैं P इक्वल टू KHX, और KH को हम बोलते हैं हेनरी कांस्टेंट, X आपका बच्चों क्या है, आपके मोल्स ऑफ मोल फ्रैक्शन है ये।
ओके बच्चों, ये था आपका हेनरीज का लॉ। इसके साथ साथ इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं। पहली लिमिटेशंस ये है इसकी कि जो आपका टेम्परेचर है वो ज्यादा लो नहीं होना चाहिए, अदरवाइज हेनरीज लॉ काम नहीं करेगा। इसके साथ साथ एग्जाम में अक्सर आपसे इसकी एप्लीकेशंस भी पूछ ली जाती हैं। क्या है बच्चों इसकी एप्लीकेशंस? इसकी एप्लीकेशन जनरली 3 या 4 है, और मैं आपको एक थ्योरेटिकल बताना चाहूं तो पहली एप्लीकेशन इसका कहां, मतलब कहने का मतलब इसका कहां यूज होता है, हेनरी लॉ कहां यूज होता है, ये कहां पे काम आता है? तो ये काम आता है नंबर 1 कोल्ड ड्रिंक्स की बॉटल्स को पैक करने में। यानी कि हम जब भी किसी लिक्विड में गैस को डिसॉल्व कर रहेंगे तो वहां पे हमें हेनरी लॉ की जरूरत पड़ेगी। जैसे कि आपने देखा होगा जब भी आप कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स को ओपन करते हैं तो उनमें क्या होता है बच्चों, कार्बोनेटेड वाटर भरा हुआ होता है, उसको हम कार्बोनेटेड वाटर बोलते हैं, यानी कि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड आपकी मिक्स की जाती है। सपोज दैट ये आपकी कोल्ड ड्रिंक की बॉटल है। ओके बच्चों, तो जब भी आप इसको ओपन करेंगे तो ओपन करने पे आप क्या देखेंगे, इसके अंदर ढेर सारे बबल्स निकल के आएंगे। जितना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर डिसॉल्व किया गया होगा उतना ज्यादा इसमें प्रेशर होगा। ठीक, तो इन सीलिंग यानी जितनी भी बॉटल्स पैक की जाती हैं, कोल्ड ड्रिंक की हो, विस्की की हो, रम की हो, जिसमें भी प्रेशर यूज हो रहा है आपका पैक करने में, वो सारी विद द हेल्प ऑफ हेनरीज लॉ से पैक हो रही है। इसके बाद दूसरा आपका ये यूज होता है स्कूबा डाइविंग में, यानी कि जितने भी लोग समुद्र में यानी ओशियंस में स्विमिंग करने जाते हैं, किसी भी वजह से स्विमिंग करने जाते हैं, तो वो बच्चों अपने साथ क्या ले जाते हैं, एक अंदर ऑक्सीजन लेने के लिए एक सिलेंडर को अपने साथ लेके जाते हैं। उस सिलेंडर में बच्चों जनरली क्या होता है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिक्स होता है। बिकॉज जितना ज्यादा वो नीचे जाएंगे वहां पे उतना ज्यादा प्रेशर हाई हो जाएगा। जब प्रेशर हाई हो जाएगा तो उन्हें ऑक्सीजन लेने में दिक्कत होगी। इसी दिक्कत को दूर करने के लिए वो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के मिक्सअप वाले सिलेंडर को अपने साथ लेके जाते हैं। इस सिलेंडर में क्या होता है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिक्स होती है और हाई प्रेशर होने की वजह से हम नाइट्रोजन मिक्स्ड ऑक्सीजन को लेना स्टार्ट कर देते हैं। वो हमारी बॉडी में जाती है और ऑक्सीजन की कमी को पूरा करती है। लेकिन इसका एक साइड इफेक्ट ये है कि जब भी नाइट्रोजन मिक्स ऑक्सीजन को हम लेंगे तो ये हमारी बॉडी के प्रेशर को इंक्रीज कर देती है। ठीक है, जिस वजह से आपकी कैपिलरी को फटने की कंडीशंस या फटने की समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं। इस चीज को दूर करने के लिए साइंटिस्टों ने क्या किया, एक नई डिस्कवरी की, और वो क्या दी उन्होंने, हीलियम प्लस ऑक्सीजन को यूज किया। बिकॉज हीलियम एक तो छोटा मॉलिक्यूल है और इनर्ट गैस है, एंड ये आसानी से आपकी बॉडी में चली जाती है, और जैसे ही आप स्विमिंग से निकल के आते हैं तो ये विद द हेल्प ऑफ बॉडी यानी कि इन फॉर्म ऑफ गैस आपकी बॉडी से इजीली बाहर निकल जाती है। और जो नाइट्रोजन मिक्स गैस आप लेंगे ऑक्सीजन, तो उससे हमारी बॉडी में कैपिलरीज फटने की समस्या होती है। उस कंडीशन को बोलते हैं हम बैंड। लेकिन इससे बैंड की कोई समस्या नहीं आती है। तो आपके दो जगह यूज हो रहा है हेनरी लॉ, कहां पे, एक तो कोल्ड ड्रिंक्स की बॉटल्स को पैक करने में, ओके, दूसरा आपका स्कूबा डाइविंग में होगा, आपका हाई एल्टीट्यूड्स में। जो लोग पहाड़ों पे रहते हैं उन्हें अक्सर कर सांस लेने में बहुत दिक्कत होती है, और उनकी दिक्कतों को दूर करने के लिए हेनरी लॉ काम करता है। अगला चौथा क्या हो सकता है, चौथा हो सकता है वर्किंग ऑफ लंग्स में, यानी फंक्शनिंग ऑफ लंग्स में भी हमारा क्या काम करेगा, हेनरी लॉ काम करेगा। चलिए जी, ये तो रहा आपका हेनरी लॉ। अगला टॉपिक है बच्चों आपका वेपर प्रेशर। बहुत अच्छे से हम आपको इसे बताएंगे और उम्मीद करेंगे कि आपको ये काफी अच्छे से समझ में आए। एग्जाम में आपसे इससे भी क्वेश्चन पुट अप किया जाएगा। वेपर प्रेशर क्या होता है बच्चों, वेपर प्रेशर। पहले आपको ये बताने की मैं कोशिश करूं। वेपर प्रेशर को अगर मैं बताऊं तो सपोज दैट ये आपका एक पॉट है, ओके बच्चों, इसके अंदर आपने पानी भर रखा है। ठीक है, जब आपने इसके अंदर पानी रखा तो हम क्या करते हैं, इसको पूरे को सील्ड कर देते हैं। सील्ड करने के बाद आप नीचे से इसको हीट दीजिए। तो अभी जो इस लिक्विड का प्रेशर है, जो भी प्रेशर है, 1 atm 2 atm 0.1 atm, इसको बोलेंगे हम पार्शियल प्रेशर। ओके, जब हम इसको हीट देंगे, हीट करने के बाद ये प्रेशर राइज होना स्टार्ट होगा एंड इंक्रीज होना स्टार्ट होगा, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर्स में। वेपर्स बन जाएंगे। अब यही प्रेशर क्या करेगा, इसकी जो आपका बॉटम बंद है इसका ऊपर का, ये पार्टिकल्स वेपर्स में कन्वर्ट होने के बाद इससे टकराएंगे। टकराने के बाद जैसे इस पे स्ट्राइक करेंगे, बिकॉज बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर हायर है या एटमॉस्फेरिक प्रेशर अवेलेबल है, तो ये पार्टिकल इससे टकराने के बाद
वापस नीचे की तरफ आ जाएंगे, यानी ये कंडीशन क्या हो गई आपकी कंडेंसेशन की कंडीशन होगी। पहली कंडीशन आपने वाटर को हीट दी, हीट के बाद जो उनका पार्शियल प्रेशर था वो कन्वर्ट हो गया वेपर्स में, यानी इस प्रेशर को नाम देंगे हम वेपर प्रेशर। ये प्रेशर या ये पार्टिकल्स ऊपर से टकराने के बाद स्ट्राइक होने के बाद वापस आ जाएंगे आपके नीचे, तो ये कंडीशन क्या हो गई आपकी कंडेंसेशन की हो गई। तो ये कॉन्टिन्यूसली कंडीशन आपकी जनरेट होती रहेगी। अब पार्टिकल्स वेपरों के ऊपर वेपराइज होकर ऊपर जाएंगे, कंडेंस होकर नीचे आएंगे, तो यहाँ पे क्या एस्टेब्लिश हो जाएगा, एक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा। और दूसरा एग्जांपल देने की कोशिश करूं मैं, तो सपोज दैट ये एक आपका ओपन पॉट है, इसमें आपने पानी भर रखा है, इस पानी को आपने हीट दिया, अभी जो प्रेशर था इसका वो पार्शियल प्रेशर था जिससे ये हिल डुल रहा था आपका लिक्विड, धीमे धीमे हीट लेने के बाद ये किस में गए, वेपर्स में कन्वर्ट हुए या इवेपोरेटेड होना स्टार्ट हुए। अब इन्होंने क्या किया, यहाँ पे एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर की लेयर है, इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर की लेयर को बीट करके ये पार्टिकल्स बाहर आपके एटमॉस्फेयर में आ गए, तो यही प्रेशर क्या है बच्चों, आपका वेपर प्रेशर है। ओके बच्चों, वेपर प्रेशर यानी कि जो प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बीट कर दे, उसी प्रेशर को हम क्या बोलेंगे, वेपर प्रेशर के नाम से जानेंगे। इस प्रेशर को डिटेल में डिस्क्राइब करने के लिए राउल्ट्स नाम के एक साइंटिस्ट थे और उन्होंने इसको फर्दर बताया। उन्होंने इस प्रेशर को डिफाइन करने के लिए, वेपर प्रेशर को डिफाइन करने के लिए दो लॉ दिए, क्या दो डेरिवेशनल पोर्शन दिए, जिनका नाम है राउल्ट्स लॉ फॉर वोलेटाइल एंड राउल्ट्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल। तो पहले मैं आपको बताऊंगा कि राउल्ट्स लॉ क्या है। ओके बच्चों, राउल्ट्स लॉ, तो राउल्ट्स लॉ क्या है बच्चों, राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग P डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू X, यानी किसी भी गैस का प्रेशर उसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा, या P इज इक्वल टू P नॉट X, यानी यहाँ पे P हो गया आपका प्रेशर, ये हो गया पार्शियल प्रेशर, ये हो गए बच्चों आपके मोल फ्रैक्शन। ठीक, ये था आपका राउल्ट्स का लॉ, यानी किसी भी गैस का प्रेशर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा उसके मोल फ्रैक्शन पे। ओके बच्चों, राउल्ट्स ने आपके दो लॉ दिए थे और ये दो लॉ कौन कौन से थे, पहला लॉ था फॉर वोलेटाइल, पहला लॉ था बच्चों फॉर वोलेटाइल एंड दूसरा लॉ था फॉर नॉन वोलेटाइल। अब वोलेटाइल क्या होता है, वोलेटाइल जनरली आपका वो कंपोनेंट होता है जिसको हीट देने पे उसमें से क्या निकलते हैं, वेपर्स, वेपर्स निकलते हैं, वो कहलाएगा वोलेटाइल, और जिसमें हीट देने पे वेपर्स ना निकले वो कहलाएगा नॉन वोलेटाइल। फॉर एग्जांपल, अगर आप पानी लेंगे और पानी को गर्म करेंगे तो उसमें से क्या निकलने लगेंगे, वेपर्स निकलने लगेंगे, ठीक। लेकिन अगर आप ऑयल लेंगे, क्या लेंगे बच्चों, ऑयल लेंगे और ऑयल को हीट करेंगे तो उसमें से वेपर्स नहीं निकलेंगे। हाँ, मैं समझ रहा हूं आपकी कि आप लोगों ने अपने किचन में देखा है कि जब भी आप ऑयल को किसी भी कढ़ाई में या किसी भी बर्तन में गर्म करते हैं तो उसमें से वेपर्स निकलने लगते हैं, लेकिन बच्चों वो एक्चुअल में ऑयल के वेपर नहीं होते हैं, वो होते हैं आपके उसके अंदर प्रेजेंट इंप्योरिटी के वेपर। ठीक है, तो ऑयल आपका क्या है, एक तरह का नॉन वोलेटाइल लिक्विड है। ठीक बच्चों, तो बात करेंगे हम फॉर वोलेटाइल के लिए राउल्ट्स लॉ फॉर वोलेटाइल, और राउल्ट्स लॉ फॉर वोलेटाइल क्या कहता है, P डायरेक्ट प्रोपोर्शनल X अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, बिकॉज हमारा क्या है, इसमें एक सॉल्यूशन है। ठीक है, सॉल्यूशन में बच्चों क्या होता है, एक सॉल्यूट होता है, एक सॉल्वेंट होता है। तो ये कंडीशन है आपकी वोलेटाइल की, तो सॉल्यूट में भी वेपर होंगे, सॉल्वेंट में भी वेपर होंगे, तो हम कह सकते हैं P सॉल्यूट डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू X सॉल्यूट। ठीक, और इसको क्या लिख सकते हैं, P सॉल्यूट इज इक्वल टू P नॉट सॉल्यूट डॉट X सॉल्यूट। ओके बच्चों, ये तो P सॉल्यूट के लिए हो गया। दूसरा क्या होगा, दूसरा होगा P सॉल्वेंट, P सॉल्वेंट डायरेक्ट प्रोपोर्शनल X सॉल्वेंट, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, P सॉल्वेंट इज इक्वल टू P नॉट सॉल्वेंट डॉट X सॉल्वेंट। ओके बच्चों, आपको इसे इजीली समझाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम कर ये सकते हैं बच्चों कि दो कंपोनेंट हैं इसमें, तो एक कंपोनेंट को हम नाम देते हैं A, दूसरे कंपोनेंट को नाम देते हैं B। तो अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ P डायरेक्ट प्रोपोर्शनल X, यानी कि प्रेशर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल मोल फ्रैक्शन,
तो बात करें ए की तो क्या हो जाएगा पी ए डायरेक्ट प्रोपोर्शनल एक्स से। ओके बच्चों, एंड पी ए इज इक्वल टू होता है पी नॉट ए इंटू एक्स है, जो कि अभी हमने बताया लास्ट टाइम। ठीक, और पी बी की बात करेंगे हम तो बी के लिए यहाँ पे पी बी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल एक्स बी एंड पी बी इज इक्वल टू पी बी नॉट एक्स बी। अब हम निकाल लेंगे बच्चों पी टी यानी कि पी टोटल। पी टोटल किसके इक्वल होगा पी ए प्लस पी बी के, तो हम क्या लिख सकते हैं पी टी इज इक्वल टू पी ए नॉट एक्स नॉट प्लस पी बी नॉट एक्स बी। ओके बच्चों, एक्स बी, तो ये क्या हो गया आपका पी टोटल हो गया। इसको हम फर्दर आगे भी प्रोसीड कर सकते हैं। इसको क्या कर सकते हैं, अभी हमने बच्चों आपको बताया कि एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू होता है बच्चों 1 के, तो और क्या ये हो सकता है, और ये हो सकता है एक्स ए इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स बी। तो एक्स ए की जगह हम ये वैल्यू लिख सकते हैं। जब एक्स ए की जगह हम ये वैल्यू लिखेंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा पी टी यानी कि पी टी इज इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए की वैल्यू क्या है 1 माइनस एक्स बी प्लस पी बी नॉट एक्स बी। तो ये क्या हो गया बच्चों आपका पी टोटल हो गया फर्दर। तो ये है आपका राउल्स लॉ फॉर वॉलेटाइल के लिए। इसे हम क्या कर सकते हैं ग्राफ की हेल्प से भी प्लॉट कर सकते हैं। ग्राफ की हेल्प से प्लॉट करने के लिए हम क्या करेंगे, आपको अभी ग्राफ बना के दिखाता हूं बच्चों। यानी कि इसको हम रब कर देते हैं सबको पूरा का पूरा, एंड एक लाइन आपकी बच्चों ये और एक लाइन आपकी ये। ओके, 2 लाइंस हो गई। इसके साथ साथ हम क्या करें, इसके साथ साथ हम करेंगे कि यहां पे लिखें आपका वेपर प्रेशर। ओके, यहां पे लिखें आपके x यानी कि मोल फ्रैक्शन। यहां पे लिख सकते हैं एक्स बी इज इक्वल टू 0, एक्स ए इज इक्वल टू 1। यहां पे लिख सकते हैं एक्स बी इज इक्वल टू 1, एक्स ए इज इक्वल टू 0। ओके बच्चों, और अगली लाइन आपकी ये लेके जाए हम ऊपर तक। ठीक है, अब देखिए ये आपका वेपर प्रेशर है ऊपर की तरफ, ये आपके मोल फ्रैक्शन है, ये एक्स बी है। हम बात करें पहले आपके एक्स ए की। जब एक्स ए की बात करेंगे, सॉरी पहले हम एक्स बी की बात कर लेते हैं। एक्स बी की बात करेंगे तो जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन आपका बढ़ता जाएगा, ओके बच्चों ये मोल फ्रैक्शन है आपका एक्स बी, जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन बढ़ता जाएगा वेपर प्रेशर भी आपका बढ़ता जाएगा। ये एक्स ए है, तो जैसे जैसे एक्स ए, अगर हम इधर से देखें जैसे जैसे एक्स ए बढ़ेगा वैसे वैसे आपका वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा, या हम ये कह सकते हैं जैसे जैसे वेपर प्रेशर कम होगा आपके मोल फ्रैक्शन भी कम होते हुए चले जाएंगे। तो एक पॉइंट आया आपका ये, एक पॉइंट आया आपका ये, इन दोनों लाइंस को हम क्या कर दें बच्चों मिला दें। जब हम ये दोनों लाइन मिला देंगे तो ये एक्स बी था, ओके ये एक्स ए था, तो एक्स बी ये हो गया आपका बढ़ रहा है, एक्स ए ये हो गया आपका घट रहा है। तो P, इसको हम P A भी बोल सकते हैं, इसको P A भी बोल सकते हैं, इसको P B भी बोल सकते हैं। ये जो दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरकनेक्ट कर रही हैं, इसको P T यानी P T बोल सकते हैं। P टोटल इक्वल टू क्या होगा P A प्लस P B। विद द हेल्प ऑफ ग्राफ्स के हम इसको ऐसे शो कर सकते हैं। ओके बच्चों, यहीं पे अगर ये आपकी नॉर्मल लाइंस है, नॉर्मल राउल्स लॉ का ग्राफ है, अगर ये जो लाइंस हैं अपनी पोजीशन को इंक्रीज करें यानी कि इस वैल्यू के ऊपर जाएं कुछ इस तरह करके, कुछ इस तरह करके, ठीक है, तो ये कहलाएगा बच्चों पॉजिटिव डेविएशन। क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा बच्चों पॉजिटिव डेविएशन। और अगर यही लाइंस ग्राफ के डिसफेवर में हो यानी ग्राफ से इन लाइंस के नीचे की तरफ हो जाए यानी डाउन हो जाए, तो ये कहलाएगा बच्चों आपका नेगेटिव डेविएशन। ओके बच्चों, ये आपका राउल्स लॉ था फॉर वॉलेटाइल के लिए। अब हम राउल्स लॉ की बात करेंगे फॉर नॉन वॉलेटाइल के लिए। नॉन वॉलेटाइल में क्या होगा,
नॉन वॉलेटाइल में मैंने आपको पहले ही बताया था कि नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूशन आपके वो सॉल्यूशन होते हैं जिनमें वेपर्स नहीं आते हैं। ओके बच्चों, यानी कि राउल्स लॉ फॉर नॉन वॉलेटाइल। नॉन वॉलेटाइल में क्या है, सपोज दैट आपका ये सॉल्यूशन है, ठीक है, इस सॉल्यूशन में एक सॉल्यूट है और एक सॉल्वेंट है, इनको हम नाम A और B भी दे सकते हैं, ठीक है। जो सॉल्वेंट है वो आपका वॉलेटाइल है, जो सॉल्यूट है वो आपका नॉन वॉलेटाइल है, ठीक है। तो हमने पढ़ा था अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ, राउल्स लॉ कहते हैं कि P डायरेक्ट प्रोपोर्शनल X और P इज इक्वल टू P नॉट X। बात करें सॉल्यूट और सॉल्वेंट की फॉर्म में, बिकॉज PA इज इक्वल टू, यानी कि हम ऐसे कर सकते हैं इसको, PA को हमने ये नाम दिया, PA इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल X से, एंड PA क्या है, P है आपका सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के साथ वोलेटाइल, वोलेटाइल में होंगे वेपर्स, वेपर्स का मतलब होंगे मोल्स, यानी कि PA इज इक्वल टू PA नॉट XA। अगला है आपका PB डायरेक्ट प्रोपोर्शनल XB एंड PB इज इक्वल टू PB नॉट XB। ओके, जबकि हमने क्या कहा है, आपका जो B है वो है नॉन वॉलेटाइल, यानी XB इज इक्वल टू हो गया आपके 0 के। जब XB इज इक्वल टू 0 को हो गया तो ऑटोमेटिकली ये आपका पूरा क्या हो गया बच्चों, 0 हो गया। तो यहाँ पे अब क्या होगा, PT डायरेक्ट प्रोपोर्शनल PA प्लस PB एंड PT इज इक्वल टू PA, बिकॉज PB आपका क्या है, 0 है, तो ये तो हटेगा, तो PT इज इक्वल टू PA एंड PT इज इक्वल टू PA नॉट XA। ये हो गया बच्चों आपका राउल्स लॉ फॉर नॉन वॉलेटाइल के लिए आपका ये डेरिवेशन हो गया, PT इज इक्वल टू PA नॉट XA। अगर इसको हम ग्राफ की हेल्प से प्लॉट करें, जब ग्राफ की हेल्प से इसको प्लॉट करेंगे तो इसमें क्या आएगा बच्चों, सीधी सी बात है, आप समझ ही चुके होंगे, ये हमारी वेपर प्रेशर की लाइन है, यानी कि VP ये X है, तो ये XB1 था, ये XB0 था, ये XA 0 था, ये XA1 था। जैसे जैसे आपका XA बढ़ेगा वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा, जबकि PB इज इक्वल टू, यहाँ पे नॉन वॉलेटाइल है तो नॉन वॉलेटाइल के केस में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे PT किसके इक्वल हो जाएगा, PA के। ओके बच्चों, ये हो गया आपका नॉन वॉलेटाइल के लिए PT PB। जनरली नॉन वॉलेटाइल के केस में बच्चों होता है क्या, वो मैं आपको बताता हूँ। सपोज दैट ये आपका एक पॉट है, इसमें आपने सॉल्यूशन भर रखा है, ठीक है, लाइक दिस, ये एक सॉल्यूशन है। तो जब आप इसमें नॉन वॉलेटाइल कंपोनेंट को ऐड करेंगे तो नॉन वॉलेटाइल कंपोनेंट क्या करता है, यहाँ पे एक लेयर बना देता है, यानी कि कुछ इस तरह की अपने पार्टिकल्स की लेयर बना देता है जिनमें वेपर प्रेशर नहीं होता। अब ये लेयर क्या करती है, इसके वेपर प्रेशर को बाहर जाने नहीं देती है, इसको बीट कर देती है। यही आपका होता है नॉन वॉलेटाइल के लिए। ओके बच्चों, अब अगला टॉपिक है आपका बच्चों टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। अभी हम पिछले बताए थे कि 9 टाइप्स के ऑफ सॉल्यूशन होते हैं, बट ये टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन है ऑन द बेसिस ऑफ राउल्स लॉ बोल सकते हैं, या मेनली सॉल्यूशन कौन कौन से होते हैं। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की बात करेंगे तो सॉल्यूशन आपके 2 टाइप के होते हैं, नंबर 1 एंड नंबर 2। नंबर 1 आपका आइडियल सॉल्यूशन, नंबर 2 आपका नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन कौन से होते हैं, तो आइडियल सॉल्यूशन बच्चों आपके वो सॉल्यूशन होते हैं जो नंबर 1 राउल्स लॉ को ओबे करें, नंबर 2 इनमें डेल्टा H यानी एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग क्या हो, इक्वल टू 0 हो, नंबर 3 डेल्टा B यानी कि मिक्सिंग करने पे जो वॉल्यूम हो वो भी आपके किसके इक्वल हो, 0 हो। जो सॉल्यूशन इस कंडीशन को फॉलो करेंगे वो सारे के सारे आपके आइडियल सॉल्यूशन कहलाएंगे, और जो सॉल्यूशन आपके राउल्स लॉ को फॉलो ना करें, राउल्स लॉ को ओबे ना करें, या जिनमें डेल्टा H मिक्सिंग इज इक्वल टू 0 के ना हो, या जिनमें डेल्टा B इज इक्वल टू 0 के ना हो, वो सारे के सारे सॉल्यूशन किस में आएंगे, आपके नॉन आइडियल सॉल्यूशन में आएंगे। ये आपके सॉल्यूशन के टाइप है। ओके बच्चों,
आज की वीडियो हम आपके लिए यही रखते हैं, इसके बाद लेके आएंगे हम अगली वीडियो। ठीक है बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, चीजें समझ में आई हैं, आपके डाउट्स क्लियर हुए हैं, तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को एक बार जरूर देखें, बिकॉज उसमें पिछले वीडियोस का लिंक भी होगा और आपको हमसे चैट करने के लिए, हम तक अपनी क्वेरी पहुंचाने के लिए टेलीग्राम चैनल का लिंक भी होगा। चलिए बच्चों, मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द।